नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा चीफ जस्टिस के सवालों से। चीफ जस्टिस ने सरल भाषा में समझा दिया कि क्यों मणिपुर की महिलाओं का जो वीडियो है उसकी तुलना आप देश भर में औरतों के साथ होने वाली हिंसा से नहीं कर सकते। पुलिस ने इन दो महिलाओं को भीड़ के हवाले किया, इसलिए यह बिल्कुल ही अलग मामला है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि जो बातें पब्लिक में हैं वो जानकारी भी राज्य को नहीं है। पीड़िता ने कहा है कि पुलिस ने उसे भीड़ के हवाले किया है। कोर्ट ने कहा कि औरतों के साथ जो हिंसा हुई है उसे देखने के लिए हमें कोई व्यवस्था बनानी होगी। हमें देखना होगा कि 3 मई के बाद से ऐसी कितनी FIR हुई है। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो मणिपुर की हैं और हमें कार्रवाई मोहब्बत से मिली हैं, जिसकी बात हम आगे करेंगे। महिलाओं की तरफ से वकील कपिल सिब्बल बहस कर रहे थे। सिब्बल ने कहा कि साफ है पुलिस ने ही उन्हें भीड़ के हवाले किया। 18 मई को 0 FIR होती है। एक महिला के पिता और भाई का शव ही नहीं मिला, इसलिए हम स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच चाहते हैं। वकील इंदिरा जयसिंह ने पूछा कि 595 FIR हुई हैं, लेकिन सरकार बता नहीं पा रही है कि इनमें से कितनी FIR यौन हिंसा की है और कितनी हत्या की। हाई पावर कमेटी होनी चाहिए, इसमें उमा चक्रवर्ती, सईदा हमीद, रोशनी गोस्वामी को होना चाहिए। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर कोर्ट मॉनिटर करना चाहे तो भारत सरकार को आपत्ति नहीं। चीफ जस्टिस की बातों से साफ नजर आ रहा था कि 3 महीने की हिंसा के बाद भी सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, न्याय की प्रक्रिया बहाल नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि समय हाथ से निकलता जा रहा है, 3 महीने बीत चुके हैं, सबूत मिटाए जा रहे होंगे। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि 2 महिलाओं के चश्मदीद की हत्या कर दी गई है। यही वो सवाल है जिसका सामना सरकार नहीं कर पा रही है। अगर उसके पास जवाब होते तो ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खुद संसद में चले आते, मगर वे ना तो मणिपुर जा रहे हैं ना संसद में मणिपुर पर बोल रहे हैं। विपक्षी सांसद मणिपुर का हाल लेकर लौट आए हैं। सिविल सोसाइटी के लोग भी दौरा कर रहे हैं। कार्रवाई मोहब्बत के हर्षमंदर ने भी 4 दिनों का दौरा किया है। क्या प्रधानमंत्री इन लोगों से मिलकर फीडबैक लेंगे? क्या उन्हें चीफ जस्टिस की आवाज सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा कि कोर्ट किस हद तक दखल देगा इस पर भी निर्भर करता है कि सरकार ने वहां कितना काम किया है। कोर्ट ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि 6000 FIR में से कितनी 0 FIR हैं, कितनी FIR को मजिस्ट्रेट के हवाले किया गया है, कितने में कार्रवाई हुई है, कितने लोग न्यायिक हिरासत में हैं, कितने लोग यौन हिंसा में शामिल हैं। हम संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा समुदाय में भरोसा पैदा करना चाहते हैं और हम यही संदेश देना चाहते हैं। क्या इसी तरह की बात भारत के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते थे? 16 विपक्षी दलों के 21 सदस्यों ने 2 दिनों का दौरा करने के बाद मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके को 2 पन्नों का मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें कहा गया है कि मणिपुर के हालात के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। जिस तरह से अभी भी घरों को जलाने और फायरिंग की घटनाएं हो रही हैं, उससे साफ है कि राज्य की व्यवस्था फेल हो चुकी है। वह 3 महीनों में भी हालात पर काबू नहीं पा सकी है। राहत शिविरों की हालत तो और भी खराब है। मणिपुर की हिंसा में 140 से अधिक लोग मारे गए हैं, 500 से अधिक घायल हैं, 5000 से अधिक घर जला दिए गए हैं, 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। इंडिया नाम के तले विपक्ष के गठबंधन ने कहा कि इंटरनेट बंद करने से स्थिति और बिगड़ती जा रही है, लोगों में अविश्वास बढ़ रहा है। मनोज झा ने कहा कि मणिपुर को दिल्ली से नहीं समझा जा सकता, वहां जाने पर ही पता चलता है कि मैतेई और कुकी ने मिलकर एक दूसरे की जानें भी बचाई हैं। इसका मतलब है कि विश्वास का रास्ता अभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुआ है। राजद सांसद मनोज झा का कहना है कि हिंसा के शिकार दोनों ही समुदाय के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बेहद नाराज हैं। सांसदों के दल ने एक बैठक में अन्य विपक्षी सांसदों को अपने दौरे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, इतनी पीड़ादायक छवियां देखी है, सामुदायिक रिश्ते तार तार हो चुके। जिस भी रिलीफ कैंप में जाइए, माइटी रिलीफ कैंप या कुकी रिलीफ कैंप, आपको ये साफ दिखेगा कि आप 2 क्षण भी, 4 क्षण भी वहां संवाद नहीं कर सकते।
रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि लोगों के घर बार जला दिए गए और उन जगहों पर एम्यूनिटी सुविधाओं की तो मैं बात ही नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों का पूरा करियर चौपट है। लोग हताशा में एक दूसरे से पूछ रहे कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। दिल्ली से बैठ करके लगता था कि एक बहुसंख्यकवादी राजनीति इनकी परवान चल रही है, लेकिन वहाँ कुकी हो या मैती, उन सबको पता है कि उनकी समस्या का कारण वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र की सरकार है। ये आग लगाई गई है, मानव निर्मित आग है। ये आग स्वतः नहीं लगी है और इस आग को बुझाने की आवश्यकता है। अंतर सामुदायिक संबंधों को बेहतर करने के लिए जो व्यक्ति समस्या का हिस्सा है उसे समाधान का हिस्सा मत बनने दो। इतना ही हमारे आने के बाद हमें लगता है कि हम हासिल कर पाए और यही चीज देश के समक्ष भी हम रखने की कोशिश करें। तो यह आग लगाई गई है। मणिपुर के संदर्भ में मनोज झा की यह पंक्ति हिंदी प्रदेशों में बिला जाएगी, गायब हो जाएगी, परंतु धर्म की राजनीति में डूबे हिंदी प्रदेशों को याद करना चाहिए कि किस तरह नागरिकता कानून को लेकर गर्मी पैदा की गई, टकराव पैदा किया गया और आग पैदा की गई। आज तक उस कानून को लागू नहीं किया गया है। हम और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि यह कानून क्यों लाया गया जब इसे लागू नहीं होना था। प्रधानमंत्री की चुप्पी से ज्यादा हिंदी प्रदेशों की उदासीनता खतरनाक लगने लगी है। क्या हिंदी प्रदेश की जनता केवल भीड़ बनने के लिए है? कोई आए और धर्म के नाम पर उसे भीड़ बनाकर हाँकता रहे। हिंदी की जनता धर्म की राजनीति के नाम पर आखिर कितने अपराधों को पुण्य समझकर गले लगाती रहेगी? यह सब हिंदी प्रदेशों के भरोसे नहीं हो रहा है तो किसके भरोसे हो रहा है? मणिपुर को छोड़िए, वहां के राहत शिविरों का हाल लीजिए, बहुत बुरा है। राहुल गांधी ने जून के महीने में बताया था कि राहत शिविरों में बच्चों को दिन में 2 बार खाना मिलता है, तब से लेकर आज तक सुधार क्यों नहीं हुआ? राहुल ने अपने वीडियो में पूछा भी था कि नाश्ता आपको क्यों नहीं मिलता है। How many meals do they get? Dinner and lunch? No breakfast? राहुल गांधी के दौरे के 1 महीने बाद विपक्षी दलों का समूह इंडिया का दौरा हुआ। सांसदों के बयान से लगता है कि राहत शिविरों की हालत में कोई सुधार नहीं। कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा है कि राज्य सरकार उन्हें केवल दाल चावल मुहैया करा रही है, बच्चों को पूरे दिन का खाना नहीं मिल रहा है। बच्चे खाने के लिए तरस रहे हैं, शौचालय या बाथरूम की कोई सुविधा नहीं। जिस तरह से लोग शिविरों में रह रहे हैं वह बहुत हृदय विदारक है। पत्रिका में उनका यह बयान छपा है। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं, संसद में भी जवाब नहीं दे रहे हैं। विपक्ष राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस चाहता है ताकि सारा काम रोककर पूरे दिन विस्तार से चर्चा हो और प्रधानमंत्री भी बोले, लेकिन सरकार को मंजूर नहीं। सरकार चाहती है कि कुछ घंटों की चर्चा हो और गृहमंत्री जवाब दें। 9 दिनों से इतनी सी बात को लेकर दोनों सदनों की कार्यवाही प्रभावित हो रही। आखिर सरकार विपक्ष के मांगे गए नियम के तहत क्यों नहीं चर्चा करा सकती है? तो फिर यह नियम किस लिए हैं? क्या सरकार प्रधानमंत्री को बचाने के लिए यह सब कर रही है ताकि मणिपुर पर उनकी नाकामी सदन और पूरे देश के सामने उजागर ना हो? मणिपुर नहीं गए किंतु चर्चा भी छोटी करेंगे, ऐसी जिद। बीजेपी के सांसद मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या उन्हें राहत शिविरों का दौरा नहीं करना चाहिए? क्यों राहुल गांधी को जाना पड़ा? प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा सकते? विपक्ष का वहां जाना पर्यटन कैसे है? क्या किसी आपदा या हिंसा की स्थिति में क्षेत्र का दौरा करना पर्यटन है? 2008 के मुंबई धमाकों के 2 दिनों के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी मुंबई चले गए। क्या पर्यटन करने गए थे? वहां तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस समय दिल्ली और राजस्थान में चुनाव होने वाले थे। एक दूसरे राज्य के मंत्री दूसरे राज्य में जाकर शहीद पुलिस वालों के परिवारों को 1 करोड़ का चेक देने का ऐलान करते हैं। हेमंत करकरे के परिवार ने इनकार कर दिया। उसी मोदी की पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर कुछ साल बाद शहीद करकरे पर शर्मनाक टिप्पणी करती हैं। अब विपक्ष का मणिपुर जाना पर्यटन हो गया है। एक सांसद का जनता के बीच जाना यह पर्यटन है। क्या जनता इस तर्क को स्वीकार कर रही है? सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान है कि अमित शाह 4 दिनों के लिए मणिपुर गए थे। उन्होंने यह नहीं बताया कि 3 मई से हिंसा की शुरुआत हुई। अमित शाह मई के आखिरी दिनों में गए।
करीब 1 महीने के बाद अब तो 2 महीने हो गए, अमित शाह दोबारा मणिपुर नहीं गए। क्या वहां के हालात इतने सामान्य हो गए हैं कि उन्हें दोबारा जाने की जरूरत नहीं? अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार चाहती है कि इस पर चर्चा हो, विपक्ष अपने 2 दिनों के अनुभव को भी सदन में रखे। इसका मतलब है कि अब अनुराग ठाकुर को भी इस दौरे का महत्व समझ आने लगा है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसद मनोज तिवारी इसे पर्यटन बता रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चुनावी दौरे कर रहे हैं, वे देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, मगर मणिपुर उनके रास्ते में आ ही नहीं रहा है। 2 महीने पहले अमित शाह मणिपुर गए थे। क्या वो यात्रा पर्यटन यात्रा थी? तब फिर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी विपक्ष के सांसदों की यात्रा को पर्यटन कैसे कह रहे हैं? सी इफ यू कैन सी, थिंक इफ यू कैन थिंक, अदरवाइज यू मस्ट ब्लिंक। मणिपुर के चुरा चांदपुर में यह धरना चल रहा है। यह वीडियो इंडिजिनस ट्राइबल फ्रंट ने जारी किया है। आईटीएफ ने चेतावनी जारी की है कि शाम तक मोरे और तेंगनोपल से मैतेई पुलिस फोर्स हटा ली जाए, नहीं तो सभी पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा। डबल इंजन की सरकार का यह हाल है। इसकी पुलिस की पहचान मैतेई पुलिस के रूप में की जा रही है। कम से कम उसी से मनोज तिवारी को वहां के हालात की गंभीरता का पता चल जाना चाहिए और उन्हें भी जाना चाहिए था। भारत के बाहर भी मणिपुर के हालात को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के डैलस शहर में भी प्रदर्शन हुआ है। नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन की तरफ से इसका आयोजन किया गया, जिस टेक्सास में ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की हाउडी मोदी रैली हुई थी, वहां इस समय प्रचंड गर्मी है, लू चल रही है। फिर भी यहां भारतीय मूल के लोगों से जुड़े कई संगठनों के लोग अपने अपने बैनर लेकर आए ताकि वे मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकें, हिंसा की शिकार पीड़ित औरतों को बता सकें कि वे उनके साथ हैं। यहां के लोगों का नारा था कि औरतों के साथ जो हिंसा हो रही है उस पर यकीन करो, वीडियो के वायरल होने का इंतजार मत करो। औरतों का शरीर जंग का मैदान नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक प्रोफेसर के परिवार के लोगों को भी जलता हुआ घर छोड़कर भागना पड़ा है। लिडिया तोम्बिंग ने बताया कि मणिपुर में महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, चर्च जलाए जा रहे हैं। यह वीडियो बता रहा है कि अमेरिका में केवल मोदी मोदी नहीं होता है, बल्कि अब अमेरिका में दूसरे संगठन भी अपना जोर दिखाने लगे हैं। मणिपुर की जिन 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि उनके मामले की जांच निष्पक्ष हो, एसआईटी से हो। इस समय सीबीआई जांच कर रही है। कारवां मोहब्बत की टीम भी मणिपुर गई थी। 4 दिनों की अपनी यात्रा के दौरान हर्षमंदर ने वहां देखा कि एक राज्य युद्ध के मैदान में बदल गया है। आधुनिक हथियारों से लोग लैस हो गए हैं, बम और मोर्टार के हिस्से बिखरे पड़े हैं। वहां एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति नजर आती है या उसी के हालात हैं, ऐसा हर्षमंदर का कहना है। कुकी और मैतेई इलाकों के बीच सीमाएं खिंच गई हैं, बंकर बना दिए गए हैं। आर्टिकल 14 में हर्षमंदर ने बेतवा शर्मा को विस्तार से जो ब्यौरा दिया है, आप उसे जरूर पढ़िए। पता चलेगा कि हजारों बंदूकें, राइफलें और हथियारों से लैस उग्रवादियों का 2 समूह एक दूसरे से जंग कर रहा है। इसके अलावा जनता भी अब बगावत पर उतर आई है। हर्षमंदर ने एक बात कही जो किसी सांसद ने नहीं कही। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में कुकी समुदाय के लोगों के घर जलाए गए। करीब 20,000 कुकी विस्थापित हुए हैं, मगर उन्हें कोई भी कुकी समुदाय के लिए राहत शिविर नहीं मिला। लोगों को चर्च के अहाते में रखा गया है और खुद से पैसे जुटाकर मदद कर रहे हैं। बच्चे माड़ और नमक खा रहे हैं, उनकी पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं। राज्य सरकार राहत का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही है। मैतेई कैंप कम से कम सरकारी जमीन पर नजर आए, राज्य का कुछ सपोर्ट भी हासिल था। कुकी कैंपों में राज्य का सहयोग नहीं है। हर्षमंदर का कहना है कि इम्फाल के मैतेई कैंपों में रहने वालों की कहानियां भी कुकी कहानियों से मिलती जुलती हैं। उनके गांव घर भी जलाए गए हैं। पड़ोसी अचानक नफरत से भर गए। कुकी लोगों के खिलाफ उनमें नफरत है। अगर नागरिक संगठन के लोग और विपक्ष के सदस्य जमीन पर नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? राज्य सरकार ने तो कह दिया कि राहत शिविरों में किसी चीज की कमी नहीं है,
लेकिन यहां तो बच्चे चावल का पानी और नमक खा रहे हैं, उन्हें नाश्ता तक नहीं मिल रहा। हालात देखने के बाद हर्षमंदर का कहना है कि अभी किसी एक समुदाय को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। इसमें राज्य की जवाबदेही ज्यादा है और उसी की भूमिका केंद्रीय है। राज्य सरकार हिंसा नहीं रोक पाई, उसका काम था कुकी समुदाय को यकीन दिलाना कि वह उनके साथ है, लेकिन धारणा फैलती चली गई कि राज्य उनके साथ नहीं है। मुख्यमंत्री के बयानों के कारण ऐसी धारणा फैली। एक तरफ जो राहत शिविरों में जो हालात देखे, सरकार लापता थी, खास करके जो कुकी समाज के जो पहाड़ों में जो राहत शिविर थे, कहीं भी सरकार कोई भी सहायता नहीं दे रही थी। समाज के ऊपर ही जिम्मेदारी छोड़ी गई थी। चर्च के छोटे छोटे कंपाउंड्स में लोग इकट्ठा थे। कई तरीक़ों में लोग गुजरात 2002 और मणिपुर का जब तुलना करते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा एक तुलना यही है कि गुजरात में भी सरकार ने बिल्कुल राहत की जिम्मेदारी नहीं ली और समाज पे ही छोड़ दिया था, और वही में हम मणिपुर में भी देख रहे हैं। सामान्य बहुत बड़ी सांप्रदायिक जो मेनलैंड इंडिया के बिल्कुल बड़े सांप्रदायिक घटनाओं से मणिपुर की स्थिति बहुत अलग है। एक तरफ तो लोग एक ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर जैसी स्थिति दिख रही है, जहाँ हथियारों को लेके जो आधुनिक हथियार हैं, AK-47 हैं, मोर्टार बॉम्ब्स हैं, ये सब को लेके दोनों समुदायों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई सी बन गई है, और उस खाई को पाटने की कोई भी पहल नहीं हो रही है। जो प्राथमिक जिम्मेदारी इस सब के लिए है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दिखी। राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने, हिंसा करने वाले लोगों को पकड़ने में, और जो असरग्रस्त लोग हुए हैं उनको राहत देने में बिल्कुल ही कोई पहल नहीं की है। और जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो इंसानियत की क्राइसिस है, ना हमें सरकार देखी, ना देश के बड़े जो ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज़ वो भी कहीं दिखे नहीं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले वही पहल होनी चाहिए, और सरकार पे विश्वास बिल्कुल नहीं रहा है। जो कुकी लोग मानते हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो बिल्कुल एक तरफ़ा मैती समाज के साथ जुड़े हैं, उनके जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको वो खुल के समर्थन दे रहे हैं, और ऐसा आमना सामना हो रहा है जहाँ पे ना केंद्र से ना राज्य सरकार से ज़रा सी भी कोई पहल नहीं हो रही। शायद किसी को पूरा भरोसा है कि भारत की जनता धर्म की राजनीति में अपना होश खो चुकी है। वो होश में होती तो मणिपुर को लेकर सही सवाल पूछती। अगर विपक्ष के सांसद दौरा कर सकते हैं, नागरिक संगठन के लोग जा रहे हैं, तो मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बीच प्रधानमंत्री ने मन की बात के 103 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, इसमें भी मणिपुर नहीं आया। एक्सप्रेस में हरिकिशन शर्मा की रिपोर्ट है कि ऑल इंडिया रेडियो ने किसान वाणी और किसान की बात का प्रसारण घटा दिया है। 6 दिन नहीं 3 दिन ही प्रसारित होगा। वैसे भी जब मन की बात है तो किसान की बात की क्या जरूरत। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।